हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें हमारी फीमेल लीड एक बहुत ही अमीर खानदान की इकलौती वारिस है। बट वो अंधी है। वो बचपन से ही अपने भाई को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हमारा हीरो एक ठग है जो कि लोगों को लूटता है। एक दिन वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए वो हमारी हीरोइन का नकली भाई बनकर उसके पास जाता है ताकि वो उसे मारकर पैसे ले सके। तो कैसे ये दो नकली भाई बहन एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, और क्या कभी हमारी हीरोइन को ये पता चलता भी है कि ये उसका असली भाई नहीं है, और क्या हमारे हीरो को पैसे मिलते हैं या फिर उसकी जान जाती है। ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो ओसू से होती है जो कि एक एक्ट्रेस जिनसोरा के साथ होता है। वो पूछती है आखिर तुम्हारी फैमिली कहाँ है। वो कहता है फैमिली। फ्लैशबैक में हम एक छोटे बच्चे को पेड़ के नीचे रोता हुआ देखते हैं और एक आंटी वहां से भागते हुए जा रही थी। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन ओयंग को देखते हैं जिसके डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर कौन अब पीएल ग्रुप जो कि एक काफ़ी फेमस ब्रांड कंपनी है, क्लॉथिंग ब्रांड कंपनी है, उसका नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। क्योंकि पीएल ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास उनकी इकलौती बेटी के अलावा और कोई नहीं है। और ये है ओयंग का फियांसे ली मिन हो। ओ सॉरी, ली मिन हो नहीं, ली म्यूंग हो। ये है सेक्रेटरी वैंग जिन्होंने बचपन से ओयंग को पाला है, और ये है लॉयर जंग संग। आपको तो पता ही है, अमीर घर के चोचले, उनके पर्सनल डॉक्टर होते हैं, पर्सनल शेफ होता है। उसी तरह ये है इनके पर्सनल लॉयर जिन पर ओयंग बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है। नेक्स्ट सीन में हम ओसू को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड जिनसंग के साथ एक कसिनो में गैम्बलिंग कर रहा था। वो दोनों काफ़ी सारे पैसे जीतकर और गुंडों से लड़ते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। रात में जिनसोरा कहती है एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे, राइट। वो कहता है तुम जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। वो सैड होकर कहती है तुम बहुत ही निर्दयी हो। ओसू हंसते हुए कहता है मुझे पता है। मॉर्निंग में ओसू का एक दोस्त जिसका नाम भी ओसू है वो कहता है मैं पीएल ग्रुप के मालिक का इकलौता बेटा हूँ। जिनसंग कहता है अच्छा, अगर तू पीएल ग्रुप के मालिक का बेटा है ना तो मैं भी स्टीव जॉब्स का। वो कहता है मुझे तुम दोनों से झूठ बोलकर क्या मिलेगा। जब मैं 8 साल का था और मेरी बहन 6 तो हमारे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। जिनसंग कहता है हाँ, उसके बाद वो दोनों अलग हो गए, तो अपनी मॉम के साथ आ गया, तेरी बहन डैड के साथ रह गई और अचानक से तेरे मॉम की मौत हो गई, इसलिए आज तू यहाँ हमारे साथ है, राइट। ऐसी कहानी तो मैं भी बना लूँ। और अगर तू सच में पीएल ग्रुप का इकलौता वारिस है तो जाकर उनसे पैसे मांग, यहाँ हमारे पास भिखारियों की लाइफ क्यों जी रहा है। वो कहता है क्योंकि मरने से पहले मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी पैसे मांगने अपने डैड के पास ना जाऊं, और एक दिन जब मैं इटालियन रेस्टोरेंट का शेफ बन जाऊंगा तो प्राउडली उनके पास जाऊंगा। जिनसंग उसके हाथ से लेटर छीनते हुए कहता है तूने इसमें ओसू के घर का एड्रेस क्यों डाला है। वो कहता है क्योंकि मेरे घर में मेल रिसीव करने के लिए कोई है नहीं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की हीसुन को देखते हैं जो ओसू से पूछती है क्या तुम सच में सोरा को पसंद करते हो। वो कहता है मैं बस तुझे पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो सभी साथ में खाना खा रहे थे तो हीसुन ओसुन के रूम से गर्ल्स के अंडरगारमेंट्स लेकर आती है, और इसी बात को लेकर वो ओसू पर काफ़ी गुस्सा करती है। उसके जाने के बाद ओसू नंबर 2 जिनसंग से पूछता है ओए सुनना, क्या सच में हीसुन की बड़ी बहन को ओसू ने ही मारा है। वो कहता है नहीं, वो दोनों बस एक दूसरे को डेट कर रहे थे एंड देन ओसू ने उससे डंप कर दिया, उसे छोड़ दिया, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया और वो अपनी बाइक से जाने लगी। बट तभी सामने अचानक से ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ पोस्टमैन ओयंग को लेटर देने आता है। वो कहता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें फिर से लेटर भेजा है, जिसे सुनकर ओयंग शॉक्ड हो जाती है। पोस्टमैन कहता है पिछले साल से वो तुम्हें हर महीने 1 या 2 लेटर भेज रहा है, क्या आपको नहीं मिला। मैं सारे लेटर सेक्रेटरी वैंग को देकर जाया करता था। ओयंग लेटर लेकर भागते हुए अंदर जाती है।
दूसरी तरफ जब सेक्रेटरी वैंग को पता चलता है कि आज सारे लेटर ओयंग को मिलने वाले हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो भी भागते हुए अंदर जाती हैं। ओयंग जब तैयार हो रही थी तो सेक्रेटरी वैंग आकर पूछती हैं, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, एक अंधी लड़की कहाँ जाएगी, मैं कम्युनिटी सेंटर जा रही हूँ। वो कहती हैं, अकेले? ओवेन कहती है, हाँ, क्योंकि डैड के मरने के बाद मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और वैसे भी मैं अकेली हूँ। वो कहती हैं, तुम आज भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। ओवेन कहती है, मेरी मॉम एंड डैड का डाइवोर्स आपकी वजह से हुआ था। आपकी वजह से ही मैं बचपन से अपनी मॉम एंड अपने भाई से दूर रही। यहाँ तक कि मेरे डैड को भी आप पे मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है। वैसे क्या आपको मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला? सेक्रेटरी बैंक कहती हैं, बट तुम्हारे डैड ने तो उसे ढूंढने से मना किया है ना? वो कहती है, उन्होंने मना तब किया था जब मेरी मॉम जिंदा थी, बट अब तो वो मर चुकी हैं। ओयंग के जाने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में कॉल करके लेटर के बारे में पूछती हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है कि आज उसके भाई का लेटर उसे मिल गया है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती हैं। तभी अचानक से उस रूम का अलार्म बजने लगता है जहां ओयंग के डैड एडमिट होते हैं। सेक्रेटरी वैंग भागते हुए वहां जाती हैं। एक वर्कर उनसे पूछता है कि आखिर चेयरमैन के रूम का अलार्म क्यों बज रहा है। वो कहती हैं, इट्स नथिंग, कुछ नहीं हुआ, अलार्म गलती से बज गया। दूसरी तरफ सोरा अपने सारे कपड़े लेकर एंड ओसू के लॉकर में एक डॉक्यूमेंट रख कर चली जाती है। अब क्योंकि ओयंग के भाई ने लेटर में ओसू के घर का एड्रेस दिया था, तो ओयंग अपने भाई को ढूंढने वहीं पहुंच जाती है। अब सुबह सुबह कोई आपके घर की डोरबेल बजाए और आप 10 बजे तक सोने वाले, तो कितनी गुस्सा आती है ना। बिल्कुल उसी तरह ओसू को भी आती है, बट फिर भी वो ओयंग के पास जाता है और उसे बता देता है कि जिस ओसू को तुम ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ, वो अभी घर से बाहर है, 2-3 घंटे में आ जाएगा। सो प्लीज़ तुम तब आना और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। ओयंग जाकर होटल लॉबी में उसका वेट करने लगती है, आई मीन अपने भाई का। 3 घंटे बाद जब तैयार होकर ओसू नीचे आता है, तो पहले तो वो ओयंग को इग्नोर करके जाने लगता है, बट देन उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम 3 घंटे से यहीं वेट कर रही हो? ओयंग कहती है, आप कौन? वो कहता है, मैं तुम्हारे भाई का फ्रेंड और मेरा नाम भी ओसू है। ओयंग कहती है, प्लीज़ क्या आप मेरे भाई का लेटर मेरे लिए पढ़ सकते हैं? वो कहता है, क्यों, क्या तुम देख नहीं सकती? वो कहती है, हाँ। ओसू कहता है, एक्चुअली अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, एंड वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है, एक्चुअली मेरे डैड की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई एक आखिरी बार उनसे मिल ले। वो ओयंग को बाहर लेकर आता है एंड लेटर पढ़ने लगता है। मेरी बहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना इटालियन रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। ओसू हंसते हुए कहता है, ये लड़का हर बात में झूठ बोलता है, काहे का रेस्टोरेंट? अपने भाई का लेटर सुनकर ओयंग काफ़ी इमोशनल हो जाती है, तो ओसू उसे आंसू पोंछने के लिए अपनी हैंकी देता है। वो लेटर पढ़ ही रहा था कि तभी जिनसंग उसे कॉल करके बताता है कि सोरा ने प्रेसिडेंट किम के पैसे लेकर आपको फंसा दिया है, इसलिए पुलिस आपको ढूंढ रही है, जहां हो जल्दी से भाग लो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। सामने पुलिस को देखकर ओसू ओयंग को लेकर साइड में छिप जाता है। ओसू जब ओयंग को पकड़े हुए था तो उसे उसके चेस्ट पर एक छोटा सा निशान दिखता है, कंप्लीटली नहीं बल्कि धुंधला धुंधला। ओसू उसे लेटर वापस देते हुए कहता है, तुम्हारा भाई यहाँ बहुत जल्द ही आने वाला है, और लास्ट लाइन में उसने लिखा है कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आफ्टर दैट वो पुलिस से बचकर भागने लगता है। ओयंग का रियल भाई ओसू जब उसे भागते हुए देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसे पता नहीं था कि ये सब क्या चल रहा है। बट तभी सामने से एक कार आकर उसका एक्सीडेंट कर देती है। दूसरी तरफ लॉयर जंग ओयंग को कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारे डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, सो प्लीज़ जल्दी से वापस आओ। ओसू अपने दोस्त के पास वापस आने लगता है, बट तभी वहाँ पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, आखिर ये साउथ कोरिया की पुलिस कैसी पुलिस है? यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मरने की हालत में है और इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सामने ओयंग रोते हुए टैक्सी रुकवाने की कोशिश करती है, बट उसे नहीं पता होता कि उसके 2 कदम दूर ही उसके भाई की लाश है। वेल, ये सब देखकर ओसू काफ़ी सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे जेल में देखते हैं, जहाँ सोरा उससे मिलने आती है। ओसू हंसते हुए कहता है,
तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। तुमने मुझे मिस्टर किम के पैसों के लिए फंसाया, जबकि मैं कभी उनके ऑफिस ही नहीं गया। मगर क्यों? वो कहती है, बस 1 साल के लिए इस जेल में सड़ो। वो कहता है, बिल्कुल नहीं। सड़ूंगा तो ज़रूर, मगर तुम्हारे सपने में। क्योंकि जितने पैसों का तुमने घोटाला किया है वो बस $500,000 है। मैं बहुत जल्द ही जेल से बेल होकर छूट जाऊंगा। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घोटाला $7 मिलियन का हुआ है। घोटाला करना, इलीगल गैम्बलिंग करना और साथ ही साथ फ्रॉड करना, तुम कभी जेल से बाहर ही नहीं आ सकते। ये 1 साल तो तुम्हारी कम से कम सजा है, जिसे सुनकर ओशु कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। सोरा कहती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर मेरे सिंगल व्यूअर्स वॉज लाइक, अगर इसे प्यार कहते हैं तो हम सिंगल ही ठीक हैं। वो कहती है, मैं 1 साल के लिए शूट करने यूएस जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ रहो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर यूएस चली गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। और क्या पता तुम्हें मेरी जगह कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। 1 साल बाद जब तुम जेल से बाहर निकलना तो स्विट्ज़रलैंड आ जाना। मैं वहाँ तुम्हारा वेट करूँगी। मैंने पैसे सेव करके रख दिए हैं। मिस्टर किम को अभी भी ये लगता है कि उनके सारे पैसे तुम्हारे पास हैं, और अगर तुम यहाँ रहे तो वो तुमसे पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें मार भी डालेंगे। सो प्लीज़ स्विट्ज़रलैंड में मेरा वेट करना, हम दोनों वहाँ साथ में रहेंगे। जिसे सुनकर ओसू काफ़ी गुस्से में कहता है, रे पागल औरत, इसे तू प्यार कहती है? दिस इज वॉट यू कॉल लव? ओसू कहता है, भाड़ में जाओ। मैं मिस्टर किम के हाथों मरना पसंद करूंगा, बट तुम्हारे पास वापस आना नहीं। आई एम डन विद यू, लेट्स ब्रेक अप। दूसरी तरफ हम ओयंग एंड उसकी फैमिली को उसके डैड के फ्यूनरल में देखते हैं, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ओसू को जेल से बाहर देखते हैं, जहां जिनसंग उसे बता रहा था कि तुम्हारे पैसे, तुम्हारा घर, तुम्हारी कार, मिस्टर किम ने सब कुछ ले लिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उससे लड़ने उसके क्लब पहुंच गया। उसके गुंडों ने मेरा हाथ तोड़ दिया। अगले दिन मैं प्लास्टर लगा के गया, उन्होंने मेरे टांग तोड़ दी। मैं फिर भी गया। अगले दिन मैं फिर भी गया तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं उसके साथ काम करने लग जाऊं। बट मैं पाक जिन संग एक कुत्ता हूँ, हो सॉरी कुत्ता नहीं, वफादार हूँ कुत्ते की तरह। मैंने भी उसे मना कर दिया और उसके मुंह में थूक कर वापस आ गया, जिस वजह से उसने मुझे एक पंच मारा और मेरे 2 दांत टूट गए। सामने के जो ये 2 दिख रहे हैं ना, नकली हैं। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, दोस्त हो तो ऐसा। वो पूछता है, तो तुमने ओसू की अस्थियां यहाँ बहाई हैं? जिनसन कहता है, हाँ, क्योंकि उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। और तुझे पता है क्या, वो गधा मरते मरते भी झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि अगर हम दोनों कभी किसी प्रॉब्लम में हो तो पीएल कंपनी जाकर बस उसका नाम ले लें, वो हमारी हेल्प कर देंगे। और अब क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो कुछ दिनों तक हमें ओसू के घर में ही रहना होगा। रात में मूचुल, जो कि एक गैंगस्टर है, ओसू के पास आकर कहता है, आखिर तुम मिस्टर किम के $8 मिलियन पैसे वापस कब करने वाले हो? 7 मिलियन जो तुमने घोटाला किया है और 1 मिलियन हमारा इंटरेस्ट। वो कहता है, 8 मिलियन और तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने इतना पैसा आज तक नहीं देखा। वो कहता है, मैंने भी, पर तुमसे मिलने के बाद देख लूँगा। ओसू कहता है, अच्छा, और अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूँ तो तुम क्या कर लोगे? वो कहता है, ये तो तुम्हें भी पता है, मैं तुम्हें पूरे 100 दिन देता हूँ। आज से ठीक 100वें दिन मुझे मिस्टर किम के सारे पैसे वापस चाहिए। ओसू जैसे ही पीछे घूमता है तो वो उसके पेट में चाकू घुसा देता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं इसे 10 सेंटीमीटर राइट मारूंगा। मैंने तुमसे प्यार से बात क्या कर ली? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें अभी भी अपना फ्रेंड मानता हूँ? एंड चाकू को और भी ज़्यादा अंदर घुसाते हुए कहता है, जस्ट गो टू हॉस्पिटल, जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। बट उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेक्रेटरी वैंग ओयंग से कहती हैं, आखिर तुम म्योंग हो से शादी कब करने वाली हो?
क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। वो कहती है मैं उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे डैड की पसंद है, मेरी नहीं। वहीं ओसू हॉस्पिटल से भागकर फिर से उन गुंडों से लड़ने पहुंच जाता है। बट अब क्योंकि वो लोग काफ़ी सारे थे और ओसू का एक फ्रेंड ही उसे धोखा दे देता है, तो वो सभी मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारकर उसी हालत में रोड के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। वो काफ़ी हिम्मत करके ओसू के घर जाता है क्योंकि अभी उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। पीछे से लॉयर जंग आकर कहते हैं कि क्या ये ओसू का घर है? वो कहता है हाँ, ओसू मैं ही हूँ। वो कहते हैं मैं लॉयर जंग, तुम काफ़ी बदल गए हो और तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी डैड की कंपनी पीएल ग्रुप का लॉयर हूँ। क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ और तुम्हें फिशिंग के लिए ले जाया करता था। ओसू पीएल ग्रुप का कार्ड देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि उसका फ्रेंड ओसू अभी तक जो भी कह रहा था वो सच है। इसका मतलब वो सच में पीएल ग्रुप का इकलौता वारिस है। तभी उसे याद आता है कि अभी उसे मिस्टर किम को भी $8 मिलियन वापस करना है। इसलिए वो ओसू की एक्टिंग करते हुए कहता है हाँ, मैं आपको पहचान गया, आप काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। जिसे सुनकर लॉयन जंग खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से जिनसंग आता है, बट इससे पहले कि वो लॉयर जंग को कुछ भी बता पाता, ओसू उसका मुंह बंद करके वहाँ से ले जाता है। रूम के बाहर से लॉयर जंग कहते हैं अगर तुम न्यूज़ सुनते होगे तो तुम्हें पता ही होगा कि 1 साल पहले तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है। तुम्हारी इकलौती बहन ओयंग तुम्हारा वेट कर रही है, सो प्लीज उसके लिए वापस आ जाओ। ओसू चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना आपसे, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। उनके जाने के बाद ओसू रियल ओसू का सारा सामान चेक करने लगता है एंड जिनसंग को भी बता देता है कि हमारा फ्रेंड ओसू सच में पीएल ग्रुप का इकलौता बेटा था। जिनसंग कहता है मगर ओसू तो मर चुका है, क्या तुमने उन्हें बता दिया? वो कहता है नहीं, मैंने ओसू बनने का नाटक किया। जिसे सुनकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनसंग काफी गुस्से में ओसू से कहता है तुझे पता है क्या, ये साइको कह रही है कि वो जाकर पीएल ग्रुप में सभी को बता देगी कि तुम असली ओसू नहीं हो, और जब मोचुल तुम्हें अपने हाथों से मार डालेगा तो ये तुम्हारी कब्र में फूल चढ़ाने आएगी। ही सुन ओसू से कहती है तुम जीना चाहते हो, क्या तुम्हें मरने से इतना ज्यादा डर लगता है? तो फिर मेरी बहन का क्या, तुम मर क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारे पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं है। वो कहता है क्या जीने के लिए किसी वजह का होना जरूरी है? अगर ऐसे जीना शर्मनाक है तो हाँ, मैं अभी शर्मिंदा हूँ। और क्या जिसके पास वजह नहीं तो उसे मर जाना चाहिए? मैं इसलिए जीता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी बहन ने मेरी जगह मोचुल को चूज किया होता तो क्या आज वो जिंदा होती? दूसरी तरफ लॉयर जंग ओयंग से कहते हैं तुम ये जानकर खुश नहीं हुई कि मैंने तुम्हारे भाई को ढूंढ लिया, मुझे लगा कि तुम खुश होगी। वो कहती है अब मुझे सू की जरूरत नहीं है, मेरे पास सेक्रेटरी वैंग है जिसकी वजह से मेरे डैड ने मेरी मॉम और मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। ये 24 घंटे मेरे साथ रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इनके साथ होने से मुझे घुटन महसूस होती है। इससे हमें पता चलता है कि ओयंग सेक्रेटरी वैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मगर क्यों ये तो आपको आगे ड्रामा में ही पता चलेगा। दूसरी तरफ ओसू, जिनसंग एंड ही सुन तीनों मिलकर रियल ओसू के बारे में छानबीन करके सब कुछ पता करवा लेते हैं, क्योंकि अगर उसका भाई बनकर उसके घर जाना है तो उन लोगों को ओसू के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वरना जाते ही पकड़ जाएंगे। जिनसंग कहता है आखिर तूने अपना मन कैसे बदल लिया, क्योंकि अभी तो कह रही थी कि तू पीएल ग्रुप जाकर सबको बता देगी कि तू सू उसका असली भाई नहीं है। वो कहती है क्योंकि मैं पैसों की वजह से किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, और रही बात मेरे बदले की तो वो तो मैं कभी भी ले सकती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो, और अगर करती भी होगी तो मैं तुम्हें उसे कभी पाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इसका मतलब जिनसंग हीसुन को पसंद करता है। वो सभी जब पीएल कंपनी देखने जाते हैं तो पार्किंग में कार की वजह से उनकी म्यूंगो से फाइट होने ही वाली थी, बट ओसू हर जगह सीसीटीवी कैमरा देखकर मिंगहो को सॉरी बोलता है एंड जिनसंग को भी फाइट करने से मना करता है। जिसे सुनकर जिनसंग वाज लाइक मेरे भाई ने कह दिया इसीलिए आज तू बच गया, वरना आज मैं बताता तुझे। दूसरी तरफ ओयंग उस टाइम को याद कर रही थी जब उसकी मॉम और भाई उसे अकेला छोड़कर चले गए थे।
दूसरी तरफ ओसू ने जिनसंग के लिए फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक आईडी कार्ड और एक इटालियन रेस्टोरेंट का फेक डॉक्यूमेंट भी बनवा लिया था, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जिनसंग कहता है, ओ गॉड, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि सू के हाथ में जलने का निशान था और इस बारे में पक्का उसकी बहन को भी पता होगा, क्योंकि उसके हाथ में वो निशान बचपन से ही था। नेक्स्ट सीन में फाइनली ओसू नकली भाई बनकर ओयंग के घर जाता है। घर देखकर बेचारा जिनसंग वॉज लाइक, ओ गॉड, ये घर है या महल? यहाँ की तो बाथरूम भी मेरे रूम से बड़ी होगी, मेरे रूम से क्या, मेरे पूरे घर से बड़ी होगी। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को अंदर देखते हैं, जहाँ ओसू आते ही सेक्रेटरी वैंग की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि सेक्रेटरी वैंग को ना तो उसका भाई पसंद करता है और ना ही ओयंग। म्यूंगहो भी जब उनसे मिलने आता है तो यहाँ जिनसंग का रिएक्शन देखने लायक था। बेचारा जिनसंग वॉज लाइक, ओ तेरी, ये कहाँ से आ गया, अब तो गए हम। क्या कल मेरा मुंह चलाना जरूरी था? ओसू भी पहले तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बट देन कहता है, हेलो, मैं ओयंग का छोटा बड़ा भाई, नाइस टू मीट यू। ओह, मैं तो आपसे कल भी मिला था ना कंपनी में। एक्चुअली मैं जब भी अपने डैड को मिस करता था तो हमेशा कंपनी जाता था। म्यूंगो कहता है, हाँ याद आ गया, हम पार्किंग लॉट में मिले थे। वैसे मरने से पहले चेयरमैन ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे के हाथ में जलने का निशान था, तो प्लीज क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सू कहता है, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, और जब तुम लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी गलती से जिनसंग उसके ऊपर पानी गिरा देता है और जैसे ही ओसू अपने कपड़े निकालता है तो सभी को उसके हाथ का निशान दिख जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ओशो ने ये निशान बनाने के लिए अपने हाथ में गर्म पानी गिरा लिया था। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।